जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स करेंगे। नवंबर 2025 से लेकर के जुलाई 2026 की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आज हम अक्टूबर 2025 की करेंगे। अगर आपको सभी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और हरियाणा, अगर आप पूरी की पूरी पीडीएफ 19 महीने की पीडीएफ जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक 89 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी की प्राप्त कर लेंगे। हरियाणा करंट अफेयर जिसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे भाई इस पीडीएफ के अंदर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको रात को 9 बजे मॉक टेस्ट मिलता है और डेली सुबह 11 बजे आपको हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। हरियाणा में अदालतों द्वारा सम्मन और वारंट को डिजिटल माध्यम से भेजने की व्यवस्था किस तिथि से प्रभावित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 2025। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से जुड़े नए नियम लागू किए हैं, जिसके बाद न्यायालय सम्मन और वारंट को डिजिटल माध्यम से जारी एवं निष्पादित कर सकते हैं। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई। इसके अंतर्गत ई सम्मन एप्लीकेशन अथवा अधिकृत सरकारी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति तक सम्मन इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल नंबर या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से पहुंचाया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और तकनीक आधारित बनाना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रामीण स्तर पर विवादों को गांव में ही सुलझाने के लिए पहला शून्य विवाद मॉडल गांव किसे बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए भैंसरू कला। भाई रोहतक जिले के भैंसरू कला को हरियाणा का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव विकसित करने की पहल की गई है। इस मॉडल के तहत गांव के आपसी विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कराने पर जोर रहेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को छोटे छोटे विवादों के लिए अदालतों के चक्कर लगाने से बचाना है। पहल के माध्यम से गांव में आपसी सहमति और स्थानीय स्तर पर न्याय समाधान की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सोनीपत के धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो में कितनी दूरी का प्रदर्शन करके पदक हासिल किया है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर भाई सी, यानी कि 29.71 मीटर। हरियाणा के सोनीपत निवासी पैरा एथलीट धर्मवीर नैन ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में क्लब थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 29.71 मीटर का थ्रो दर्ज किया। इस प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। धर्मवीर नैन पैरालंपिक सतह पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गुरुग्राम में शुरू किए गए एयर इंडिया एयरबस प्रशिक्षण केंद्र में मुख्य रूप से किन विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाना है? ऑप्शन नंबर ए 320 और ए 350। एयर इंडिया और एयरबस ने गुरुग्राम में विमानन क्षेत्र के लिए संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। शुरुआत में यहां ए 320 ए 350 विमान संचालित करने वाले पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह केंद्र एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी परिसर में लगभग 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। आने वाले वर्षों में इस प्रशिक्षण व्यवस्था के माध्यम से 50,000 से अधिक विमानन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना है। केंद्र का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में हरियाणा के सुमित अंतिल ने भाला फेंक में कितनी दूरी दर्ज की? ऑप्शन नंबर डी 71.37 मीटर। हरियाणा के पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 71.37 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में हरियाणा के योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में 42.49 मीटर के प्रदर्शन के साथ रजत पदक हासिल किया। इस प्रकार विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिसार की एकता भयाना ने किस स्पर्धा में पदक हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा
क्लब थ्रो। हिसार की पैरा एथलीट एकता भयाना ने दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लिया। उन्होंने क्लब थ्रो स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। एकता का यह प्रदर्शन हरियाणा के पैरा खेलों में मजबूत योगदान को दर्शाता है। विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में हरियाणा के कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। नेक्स्ट है, सड़कों पर गड्ढों और जल भराव जैसी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज कराने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी, महारी सड़क। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला में महारी सड़क मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक खराब सड़क, गड्ढे और जल भराव जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग की सहायता से सड़कों की स्थिति की निगरानी की जाएगी। शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का भी प्रावधान है। प्रदेश में प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना, कौन सी प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना के अंतर्गत 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 4,227 सड़कों के लगभग 9,410 किलोमीटर हिस्से के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के विस्तारित संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन कितनी दुग्ध उत्पादों की है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, 14 लाख लीटर। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने 5 अक्टूबर 2025 को रोहतक की आईएमटी में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन किया। लगभग 350 करोड़ की लागत से तैयार इस संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 14 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन तैयार करने की है। विस्तार के बाद यहां दही, छाछ, योगर्ट जैसे उत्पादों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। अमित शाह ने इसी दौरे के दौरान रोहतक और कुरुक्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया तथा कुरुक्षेत्र से 19 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया, जिनकी कुल लागत लगभग 825 करोड़ रुपए बताई गई। सरकार ने वर्ष 2029 तक देश के प्रत्येक गांव को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट है, तिलक जंजू का राखा पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। तिलक जंजू का राखा हिंदी पुस्तक के लेखक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर लालपुरा ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनीपत में शुरू किए गए उत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। 8 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने सोनीपत में उत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह सुविधा गन्नौर क्षेत्र के पांची गुजरान गांव स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में स्थापित की गई है। स्टेशन का उद्देश्य है इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के जो लिए चार्जिंग और बैटरी बदलने की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस तरह की व्यवस्था भारी वाणिज्यिक वाहनों के इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने में उपयोगी होगी। चेन्नई में आयोजित बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में हिसार के नवीन बुरा ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया? ऑप्शन नंबर सी, 85 किलोग्राम। हिसार जिले के घिराए गांव के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज नवीन बुरा ने बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। चेन्नई में 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में नवीन बुरा ने भारतीय रेलवे के मुक्केबाज विनीत को 0-5 के अंतर से पराजित किया। नवीन बुरा ने इस प्रतियोगिता में भारतीय सेना की ओर से भाग लिया। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध की सुरक्षा व्यवस्था को अब किस केंद्रीय सुरक्षा बल के अधीन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। भाखड़ा बांध जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दी गई है। इससे पहले बांध की सुरक्षा संबंधित राज्य पुलिस बलों के द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की देखरेख में की जाती है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। यहाँ लगभग 226 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्व बांध है। इसके कारण बने गोविंद सागर जलाशय का क्षेत्रफल लगभग 168 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जल संग्रहण क्षमता करीब 9.34 बिलियन घन मीटर बताई गई है। नेक्स्ट है, बासमती चावल की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांचने के लिए हरियाणा सरकार किस जिले में विशेष टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि करनाल के अंदर। हरियाणा में बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करनाल में आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करने की योजना है। इस प्रयोगशाला में बासमती चावल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य निर्यात किए जाने वाले चावल को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है। करनाल को राज्य में धान उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल होने के कारण हरियाणा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह समारोह के लिए हरियाणा के किस क्षेत्र को चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए मानेसर गुरुग्राम को। राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन गुरुग्राम जिले के मानेसर स्थित अरावली क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। 2 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने की। इस अवसर पर नमो वन में पौधारोपण कर 500 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित हरियाणा के छात्र यशपाल को यह सम्मान किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के छात्र यशपाल को राष्ट्रीय सेवा योजना में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2022-23 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। पुरस्कार के साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र, पदक तथा 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। यशपाल को इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से 2021-22 के लिए राज्य स्तरीय NSS पुरस्कार भी मिल चुका है। गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान की जांच और भुगतान को आसान बनाने के लिए देश का पहला QR आधारित कियोस्क कहां लगाया गया? ऑप्शन नंबर बी एम्बियंस मॉल के अंदर। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एम्बियंस मॉल में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान कियोस्क स्थापित किया। इस सुविधा के जरिए वाहन चालक अपने ट्रैफिक चालान की जानकारी देख सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से चालान का भुगतान भी किया जा सकता है। यह पहल ट्रैफिक जुर्माने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। नेक्स्ट है, पूर्व वरिष्ठ IPS अधिकारी राजवीर देसवाल की ओल्ड हैट्स कौन सी कृति है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा 24वीं। हरियाणा के पूर्व वरिष्ठ IPS अधिकारी राजवीर देसवाल ने ओल्ड हैट्स नामक अपनी 24वीं पुस्तक लिखी है। इस कृति का विमोचन मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने किया। राजवीर देसवाल साहित्य लेखन में भी सक्रिय रहे हैं। उनके नाम 24 पुस्तकों के साथ साथ 5000 से अधिक लेखों का लेखन भी इसके अंदर दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए हरियाणा से किस जिले को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नुहू जिले को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के पूसा परिसर में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत देश के 100 ऐसे कृषि जिलों को चुना गया है जहां कृषि क्षेत्र में सुधार की विशेष आवश्यकता है। हरियाणा से नुहू जिले को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना का फोकस कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा सिंचाई और भंडारण जैसी सुविधाओं में सुधार पर है। किसानों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने को भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में रखा गया है। इसी अवसर पर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया गया, जिसके तहत तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया की अमीरों की सूची में हरियाणा की किस महिला ने देश की सबसे धनी महिला का स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सावित्री जिंदल। हिसार से संबंधित सावित्री जिंदल ने फोर्ब्स इंडिया की अमीर भारतीयों की सूची में देश की सबसे धनी महिला का स्थान हासिल किया। वे ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन है और हिसार की विधायक भी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 39.6 बिलियन डॉलर आंकी गई। सावित्री जिंदल का नाम भारत की प्रमुख महिला उद्योगपतियों के अंदर शामिल है। हरियाणा में 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर प्रस्तावित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, लोहट नामक स्थान पर प्रस्तावित है। झज्जर जिले के लोहट गांव में हरियाणा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना पर लगभग 222.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्तावित स्टेडियम में करीब 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जिसे यह राज्य का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। वर्तमान में रोहतक जिले के लाली में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है,
अक्टूबर 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण हरियाणा में किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, मानेसर, गुरुग्राम। 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण आयोजित किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर में किया गया। यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच अपनी तरह का पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण था। अभ्यास में मानव रहित हवाई प्रणालियों, जिन्हें सामान्यतः ड्रोन कहा जाता है, उनसे भी संबंधित आतंकवादी खतरों से निपटने पर भी ध्यान दिया गया। अक्टूबर 2025 में एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला हरियाणा के किस जिले में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम के अंदर। 14 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया जाएगा। लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस केंद्र पर करीब 141 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ कमांडो तथा विशेष कमांडो को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है? मानेसर में स्थित है। अगर आपको भाई क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को, सभी को आप ज्वाइन कर लीजिए। हरियाणा के कपास उत्पादकों को अपनी फसल बेचने की प्रक्रिया में सुविधा देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कपास किसान। हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों को उनकी उपज का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से कपास किसान ऐप तैयार की गई है। किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कपास संबंधी जानकारी का इस ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद किसानों को अपनी कपास की फसल बेचने में सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य कपास की खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। अक्टूबर 2025 में हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा किस देश की कंपनियों ने जताई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, जापान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 8 अक्टूबर 2025 तक जापान का 3 दिवसीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान जापान की विभिन्न कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने में रुचि दिखाई। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरे का उद्देश्य हरियाणा में विदेशी निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना ने नीरज चोपड़ा को किस मानद सैन्य पद से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर सी, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल। पानीपत जिले के खंडरा गांव निवासी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह सम्मान खेलों में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों और देश के प्रति योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। उन्होंने 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। वर्ष 2021 में सूबेदार तथा 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत हुए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। हरियाणा में उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड यानी कि HSRF योजना शुरू की है। इस योजना में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी तथा शिक्षक भाग ले सकते हैं। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान एवं नवाचार की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हरियाणा से होकर गुजरने वाले किस एक्सप्रेसवे को हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हरियाणा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन तथा हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सेक्टर 9 चौक पर पौधारोपण करके की। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इस पहल के तहत 10 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है आरबीआई की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी का वर्तमान अनुपात कितना दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण 4.1%, शहरी 4.3%। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.1% और शहरी गरीबी 4.3% रह गई है। 2011 से 12 में राज्य में ग्रामीण गरीबी 11% तथा शहरी गरीबी 15.3% थी। इस प्रकार लगभग एक दशक के दौरान दोनों क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी में बड़ी गिरावट आई है। भगवान कृष्ण और महाभारत से संबंधित विरासत को प्रदर्शित करने वाले श्री कृष्ण संग्रहालय का नया विंग हरियाणा में कहां विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय में चौथे ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इस नए विंग के माध्यम से भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को और व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। यह परियोजना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। इसका उद्देश्य संग्रहालय के अनुभव को बेहतर बनाना, पर्यटकों को आकर्षित करना तथा 48 कोस कुरुक्षेत्र की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को प्रमुखता से प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन परियोजना के लिए भारत के कितने राज्यों का चयन किया गया है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 3 राज्यों का। हरियाणा, केरल और उत्तर प्रदेश को एशिया लो कार्बन बिल्डिंग ट्रांजिशन ALCBT परियोजना के लिए भारत के 3 चयनित राज्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेडा ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना एशिया के 5 देश कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में संचालित की जा रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भवन क्षेत्र में कम कार्बन विकास को बढ़ावा देना है। बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म दिवस पर लोहगढ़ साहिब में प्रस्तावित भव्य स्मारक का भूमि पूजन किस केंद्रीय मंत्री ने किया। ऑप्शन नंबर सी मनोहर लाल खट्टर। 27 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर जिले में स्थित लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रस्तावित भव्य स्मारक की भूमि पूजन किया। इस स्मारक के निर्माण पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। प्रस्तावित परिसर में संग्रहालय, मार्शल आर्ट स्कूल और समकालीन योद्धाओं के इतिहास से संबंधित सामग्री को शामिल किया जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वर्ष 1708 में लोहगढ़ किले को अपनी राजधानी का केंद्र बनाया था। लोहगढ़ को सिख इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसे सिखों की पहली राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणवी फिल्म धुंध को किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। यानी कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण परिवेश और पारिवारिक संवेदनाओं पर आधारित हरियाणवी फिल्म जो धुंध है उसका चयन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। फिल्म का प्रदर्शन 12 और 13 नवंबर को फिल्म महोत्सव के दौरान किया जाएगा। इसका निर्देशन योगेश वत्स ने किया जबकि निर्माण ऋषि सिंघल ने किया। निर्देशक योगेश वत्स और निर्माता ऋषि सिंघल दोनों रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं। हरियाणा सरकार के एक अध्यादेश के तहत कितने प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल दंड जुर्माने के दायरे में लाया गया। ऑप्शन नंबर सी 164। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 17 विभागों से संबंधित 42 राज्य अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन के माध्यम से कुल 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। अब इन प्रावधानों से जुड़े छोटे मोटे उल्लंघनों में आपराधिक मुकदमा चलाने के बजाय प्रशासनिक जुर्माना या अन्य निर्धारित दंड लगाया जा सकेगा। यह पहल केंद्र सरकार के जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 की तर्ज पर लाई गई है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली आधुनिक दवा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए
पंचकुला। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थापित की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित की जा रही यह प्रयोगशाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। प्रयोगशाला स्थापित होने के बाद राज्य में दवाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसे दवा परीक्षण संबंधी कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? ऑप्शन नंबर ए, अंबाला से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इस उपलब्धि के साथ वह 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को उन्होंने तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। अंबाला वायुसेना स्टेशन को राफेल विमानों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण बेस के रूप में विकसित किया गया है। फ्रांस की जो डसोल्ट एविएशन है उसे राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी, जिसमें 5 विमान शामिल थे। हरियाणा किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ स्रोतों से पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2030। अक्टूबर 2025 तक हरियाणा राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 16,227 मेगावाट है, जिसमें से 38.61% यानी कि 6,265 मेगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने। भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी की। इससे वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग मजबूत हुआ। 2015 में स्थापित ISA का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित कानोड़ किला को राज्य संरक्षित स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। राजधानी दिल्ली के साथ लगते दक्षिण हरियाणा में जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे महेंद्रगढ़ जिला में 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति तांत्या टोपे के द्वारा तैयार कानोड़ किला यानी कि महेंद्रगढ़ किला, गुरुग्राम जिले में भरतपुर राजाओं के द्वारा तैयार सोना किला, पलवल जिला में प्राचीन बस्तियों अहरवा, आशा खेड़ा व कोडला खेड़ा व रेवाड़ी रियासत की धरोहर 5 छतरियों के समूह को राज्य संरक्षित स्थल के तौर पर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अब प्रदेश में राज्य संरक्षित स्थलों की जो संख्या है वो बढ़कर 66 हो गई है। कानोड़ किला उत्तर भारत में मराठा प्रभाव के विस्तार का प्रमाण है। भारत का पहला आद्य एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, अग्रोहा में बनाया जा रहा है। देश का पहला आद्य एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अग्रोहा धाम में देश का पहला आद्य अष्ट महालक्ष्मी मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में विराजमान होने वाली सभी मूर्तियों को शुद्ध चांदी की परत से तैयार किया जाएगा। यह भारत देश का ऐसा पहला महालक्ष्मी मंदिर होगा जिसके अंदर आद्य महालक्ष्मी के साथ माता लक्ष्मी के 8 रूपों को दर्शाया जाएगा। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी देवी मंदिर 10 एकड़ की भूमि में स्थापित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 108 फीट होगी। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 24 नवंबर 2025 को उन्होंने पद संभाला है और 9 फरवरी 2027 को वो रिटायर होंगे। वे जस्टिस भूषण आर गवई का स्थान उन्होंने लिया है जो 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 5 अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जज बनाया गया था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के गांव पेटवाड़ में हुआ था। उन्होंने 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स बन गए हैं।
किस यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 2025 में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र में 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव आयोजित किया गया। इस बार 34 हरियाणवी विधाओं में प्रदेश की यूनिवर्सिटी, कॉलेज व संस्थानों के लगभग 3500 कलाकारों ने भाग लिया। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, हरियाणवी चुटकुले, हरियाणवी स्किट और हरियाणवी लोकगीत, हरियाणवी भजन रागनी, हरियाणवी आर्केस्ट्रा, हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंट, हरियाणवी वन एक्ट प्ले प्रतियोगिता आदि इसके अंदर आयोजित की गई। नेक्स्ट है, किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस व नागरिक केंद्रित सेवा में अगस्त 2025 में टॉप किया है? वो किया हरियाणा राज्य ने भाई। हरियाणा ने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए जून 2021 से लेकर अब तक 51 महीनों में से 37 महीनों तक राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अगस्त 2025 में राज्य ने 100% अंक हासिल करते हुए कुशल सेवा वितरण और तकनीक आधारित न्याय सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। हरियाणा पुलिस अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली तथा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS में आगे रही है। हरियाणा पुलिस ने नागरिक सेवा में अतुलनीय निरंतरता कायम रखते हुए हर समय पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए राइट टू सर्विस डैशबोर्ड पर 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। हरियाणा ने AI सक्षम एक स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जो किसी भी होटल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के ठहरने पर संबंधित थाने के SHO को रियल टाइम अलर्ट भेजता है। जुलाई से देश भर में लागू यह प्रणाली आगंतुक के नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर का पुलिस रिकॉर्ड से सत्य मिलान करती है। न्याय श्रुति पहल के तहत करनाल में वर्चुअल कोर्ट अपीयरेंस शुरू की गई है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हमारी अक्टूबर 2025 की पूरी करंट अफेयर्स खत्म हो चुकी है। अगर आप हरियाणा की पूरी करंट अफेयर्स प्राप्त करने चाहते हैं जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक, तो उसका प्राइस 89 रुपीज रहेगा। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।